तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी अपने अपने घरों में बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक मैं यूट्यूब में 2 पार्ट डाल चुका हूँ, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। तो अगर आपने वो पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उनको पहले देखिए, उसके बाद इस थर्ड पार्ट को देखिएगा, तब आपको ये चैप्टर बेटर तरीके से समझ में आ पाएगा। राइट, अब देखो यहाँ पर जो हमारा थर्ड पार्ट है, यहाँ तक हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ा था, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आप देखोगे लास्ट में। तो अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टाइप में यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है नन ऑफ हिज लेग विल बी एम्पुटेटेड। तो यहाँ पर आपको मिस्टेक बतानी है। एम्पुटेटेड का मतलब होता है काट कर निकाला हुआ, है ना, काट पीट कर निकाला हुआ, मतलब काट कर अलग किया गया, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग होता है एम्पुटेटेड का। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ मिस्टेक ये है कि यहाँ पर नाइदर आना है, क्या आना है, NEITHER, है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है देयर आर 2 बुक्स यू मे टेक एनीवन। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एनीवन नहीं आना है। अब क्यों नहीं आना है यहाँ पे एनीवन, इसको समझेंगे। यहाँ पर आना है आइदर। अब आइदर कैसे आना है, यहाँ पर एनीवन कैसे नहीं आना, ये चीज़ें समझना है हमें, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या थे, गलत थे। अब इनमें क्या कॉन्सेप्ट लगे हैं इनको हम समझेंगे, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है दोनों। अब इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा नेक्स्ट टाइप को। जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी प्रोनाउन की, जो नेक्स्ट टाइप है प्रोनाउन का, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अब हमारी होती है ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन और नन। ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन और नन, हमें इनको समझना है। राइट, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाती हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं, ये बांटने का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, बांटना। अब हमें ये समझना है कि इनके यूजेस क्या हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये सारी प्रोनाउन हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम ईच की बात करते हैं। ईच के बारे में समझो। यहाँ पर ईच जो है वो प्रत्येक का सेंस देता है। किसका सेंस देता है? प्रत्येक का, या हर एक की बात करता है। देखो, तो यूज्ड फॉर ओनली 2 और मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, ये 2 के लिए यूज होता है या 2 से अधिक के लिए यूज होता है। 2 चीज़ों के लिए यूज होता है या 2 व्यक्तियों के लिए यूज होता है, या 2 से अधिक चीज़ों के लिए या 2 से अधिक वस्तुओं के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स केम लेट। इसका मतलब है, देखो ये जो ऑफ लगाया जाता है ये चूज़ करने के लिए लगाया जाता है। चूज़ मतलब चुनना। तो वो बोल रहा कि 10 में से प्रत्येक, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है प्रत्येक। तो बोल रहा है कि 10 में से प्रत्येक स्टूडेंट लेट आया, 10 में से प्रत्येक स्टूडेंट लेट आया था, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस सही लिखा है। यहाँ देखो ईच ऑफ द 5 बॉयज इज गोइंग देयर। अब यहाँ पे भी ऑफ किसका काम कर रहा है? चुनने का काम कर रहा है, चूज करने का काम कर रहा है। तो बोल रहा है कि 5 लड़कों में से प्रत्येक लड़का वहाँ जा रहा है, 5 लड़कों में से प्रत्येक लड़का वहाँ जा रहा है। तो ये वाला सेंटेंस भी क्या है, करेक्ट है। और ये ईच का यूज है। ईच का क्या यूज है कि आप ईच को कहाँ लगाएंगे? यूज्ड फॉर 2 एंड मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, या तो 2 के लिए लगाएंगे या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए लगाएंगे। यह ईच का यूज है। अब बात करते हैं आइदर की। आइदर को क्यों समझ रहे हैं अपन? आइदर को समझने का यहाँ पे रीज़न है। देखो, आइदर जो यूज होता है वो होता है यूज ओनली 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए, केवल 2 के लिए यूज होता है। और इसका मीनिंग क्या निकलता है? 2 के लिए यूज होता है और मीनिंग निकलता है 2 में से 1। 2 में से 1, ये 2 में से 1 की बात करता है। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 लड़कों में से 1 क्या है? इंटेलिजेंट है। और ये जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं इनको इंग्लिश में सिंगुलर माना गया है। क्या माना गया है? ये जो आप देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जितने भी हैं आपके, ये सभी क्या हैं? ये सभी सिंगुलर हैं। देखो, ये प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं, तो इन्हें माना गया है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या माना गया है? अगर ऐसा सब्जेक्ट देखा जाए तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाएंगे। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्या लगेगी? जो वर्ब यूज होगी इनके साथ वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ईच लिखा है तो हम आगे जाके आर यूज करेंगे या एज यूज करेंगे। तो आप बोलोगे एज का यूज करेंगे क्योंकि एज होता है सिंगुलर और आर होता है क्या, प्लूरल। कहने का मतलब ये है कि अगर हम वॉच वर्ब में देखें तो वॉच का यूज करेंगे, वर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वॉच होता है सिंगुलर और वर होता है प्लूरल। तो ये बात भी आप दिमाग में रखना कि ये सिंगुलर माने गए हैं सभी के सभी, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। राइट, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। इसलिए यहाँ पर आप देखो कि आइदर के साथ, आइदर देखो ऑफ जो है वो एक प्रेपोजिशन है, भले ही यहाँ पर वो चूज़ करने का काम कर रही है, चुनने का काम कर रही है,
लेकिन वो एक क्या है, प्रेपोजिशन। और एक नियम काम करता है इंग्लिश में, क्या, कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन क्या होती है, जैसे ऑन हो गया, एट हो गया, इन हो गया, है ना, ऑन टू हो गया, अंडर हो गया, अंडर हो गया, ठीक है ना, आपका बिफोर हो गया, अंडर हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ठीक है ना, आपका क्या हो गया, ऑफ हो गया, टू हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारी प्रेपोजिशन होती हैं। हमेशा याद रखो कि अगर कोई भी प्रेपोजिशन आ रही है तो प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाई जाती है, तो कोई भी प्रेपोजिशन आ रही है तो उसके बाद आया हुआ नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट। किसी भी प्रोनाउन के बाद आया हुआ नाउन या प्रोनाउन उसका क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट। तो अगर इस सेंटेंस में देखें तो ऑफ के बाद टू बॉयज़ आ रहा, और टू बॉयज़ एक नाउन है, इसलिए ये बन जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। तो जो ये इज लगा है ये रियल में आइदर के लिए लगा है, और आइदर क्या है, आइदर है सिंगुलर, अभी मैंने बताया था, इसलिए जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर आ रही है। बात समझ रहे हो, इसीलिए यहाँ पर आइदर के साथ क्या आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आ रही है, जो आप देख रहे हो आइदर के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ रही है। और बोला क्या गया है, पहली बात तो ये जो ऑफ लग रहा है ये चुनने के लिए लग रहा है, चूज करने के लिए लग रहा है, राइट। बोला क्या जा रहा है बच्चों, बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, मतलब ये दो के लिए यूज होता है, और दो में से किसकी बात करता है, मैंने आपको बताया दो के लिए यूज जरूर होता है, लेकिन दो में से एक की बात करता है। किसकी बात करता है, दो में से एक, मतलब ये दो में से एक को चुनता है, राइट। बोला जा रहा है, देखो ऑफ तो लगाया चुनने के लिए, दो में से एक को चुना जाता है यहाँ पे, और जब दो में से एक को चुनने की बात हो तो आइदर लगाते हैं अपन, दो में से एक का सेंस देने के लिए, राइट। तो आइदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट का मतलब होगा कि दो लड़कों में से एक इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। या ऐसे ही यहाँ पे मतलब है कि बोल रहा है कि देयर आर टू पेन्स, ये दो पेन हैं, और आइदर इज ब्लैक, और इनमें से एक क्या है, काले रंग का है, एक काला है। दो पेन है और उनमें से, इन दोनों पेनों में से एक क्या है, एक काला है। तो एक की बात कर रहा है, दो में से एक की बात कर रहे हैं, राइट। और ये वर्ब का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। यहाँ पर जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर क्यों आ रही है, क्योंकि जितनी भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उन्हें सिंगुलर वर्ब माना गया है, मतलब उन्हें क्या माना गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है। अगर एज ए सब्जेक्ट देखा जाए तो प्लूरल नहीं माना गया है, उन्हें सिंगुलर की कैटेगरी में रखा गया है, राइट। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ो, जैसे अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है आइदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल, मतलब अब वो बोल रहा तीन में से एक बहन क्या है, ब्यूटीफुल। लेकिन ये सेंटेंस गलत हो गया। बताओ क्यों गलत हो गया, क्योंकि तीन के लिए तो लगता ही नहीं है। आइदर तो दो में से एक का सेंस देता है ना, आइदर तीन में से एक का सेंस थोड़ी ना देगा। तो यहाँ पर आइदर नहीं आएगा, तो क्या करें, तो फिर क्या ईच कर दें। यहाँ पे ईच भी नहीं कर सकते, ईच प्रत्येक का सेंस देगा। आप बोल सकते हैं ऐसा कि ईच ऑफ द थ्री सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल, लेकिन मीनिंग बदल जाएगा ना, मीनिंग चेंज हो जाएगा अगर आप ईच लगाओगे, क्योंकि ईच का मतलब होता है प्रत्येक। और मान लो हमें यहाँ पे सेंस कितने का देना है, हमें यहाँ पे तीन में से केवल एक का ही सेंस देना है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि तीन में से एक की बात करनी है, ठीक है ना, तो फिर आप ईच थोड़ी ना लगाओगे वहाँ पर। अभी इतने सेंटेंस में तो ईच आ सकता है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो सिलेक्टेड आते हैं, उनमें जो लगना है वही लगेगा। यहाँ पर ईच लग सकता, लेकिन इसका रियल में अगर देखा जाए तो अपन को यहाँ पर जिस तरीके से आइदर लगाया गया दो में से एक के सेंस में, हमें तीन में से एक का सेंस देना है। यहाँ पे कितने का सेंस देना है, तीन में से एक का सेंस। हमें तीन के लिए आइदर तो लगा नहीं सकते, बट हम एनी वन का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ईच की जगह किसका यूज करोगे, ईच का यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे बोला गया ईच का यूज कर सकते हो, बट आपको रियल में यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, एनी वन लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए एनी वन, क्योंकि एनी वन जो ये स्पेस वाला एनी वन है ये यूज हो जाता है किसके लिए, जब तीन में से एक की बात करनी हो, कितने में से, है ना, जब दो में से अधिक से एक की बात करनी हो। क्या, दो में से अधिक, है ना, दो से अधिक में से, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, दो से अधिक में से एक, दो से अधिक में से एक की बात करनी हो, किसकी बात करनी हो, तो आप ये एनिमल लगा सकते हैं। तो रियल में बोल रहा है कि तीन सिस्टरों में से, तीन बहनों में से, तीन सिस्टर्स में से एक क्या है, तीन सिस्टर्स में से एक सुंदर है। तो आप यहाँ एनी वन लगाओगे या फिर एनी भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, एनी और एनी वन एक ही है, आप एनी भी लगा सकते हो और एनी वन भी लगा सकते हो। ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, सही होगा, राइट।
बट आप यहाँ आइदर नहीं लगा सकते। और अगर सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए कि जो हमें सेंस दिलवाना है सेंटेंस को, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम ईच भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ईच यूज होता है प्रत्येक के लिए और हमें प्रत्येक की बात नहीं करनी, हमें यहाँ पे तीन में से एक की बात करनी है। तो इस तरीके से आप एनी वन, एनी या एनी वन लगा सकते हो। तो यहाँ पर एक नोट डला हुआ है, क्या नोट डला हुआ है देखो आप, आइदर इज नॉट यूज्ड फॉर मोर देन 2 persons और थिंग्स। आइदर यूज नहीं होता है 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है अपन को, आइदर जैसा ही सेंस देने के लिए आपको एनी या एनी वन लगाना पड़ता है। ये वाला एनी वन मत लगाना, इसका क्या चक्कर है ये आपको बताया जाएगा आगे जाकर, ठीक है ना। अभी आपको स्पेस वाला एनी वन लगाना है, इसमें ये वाला एनी वन नहीं आएगा, राइट। समझ में आई आपको बात। तो आप इन क्वेश्चंस को फिर से एक बार समझ सकते हैं कि आइदर ऑफ द 3 sisters इज ब्यूटीफुल लॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 सिस्टर्स में से, 3 बहनों में से एक की बात की गई थी। और ऐसे ही यहाँ पर हमारा सही कैसे होगा, सही हमारा तब होगा जब हम एनी या एनी वन का यूज करेंगे, ठीक है ना। एनी ऑफ द 3 sisters इज ब्यूटीफुल या एनी वन ऑफ द 3 sisters इज ब्यूटीफुल। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी कि एनी वन यहाँ पे लगाना है, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे है नाइदर। नाइदर कितने के लिए लगता है, नाइदर लगता है 2 के लिए। कितने के लिए, यूज फॉर 2, देखो यूज फॉर 2, देखो यहाँ पे लिखा है ना, यूज्ड फॉर 2 persons और थिंग्स, 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के लिए लगता है। और सेंस क्या देता है, ये एक नेगेटिव टोन देने वाला वर्ड है, इसकी नेगेटिव टोन आती है, जब ये आता है तो नॉट नहीं आता, नेगेटिव टोन देता है ये। इंग्लिश में जब भी कोई वर्ड नेगेटिव टोन देता है तो फिर वो अपने साथ नॉट वॉट यूज नहीं करता, राइट। ये बात आप याद रखो। और ये सेंस क्या देता है, ये सेंस देता है 2 में से एक भी नहीं। क्या, 2 में से एक भी नहीं, क्या सेंस देता है, 2 में से एक भी, है ना, 2 में से एक भी नहीं, 2 में से एक भी नहीं, मतलब ये 2 में से एक भी नहीं की बात करता है। यूज तो ये 2 के लिए होता है, जैसे आइदर यूज होता है, लेकिन ये 2 में से एक भी नहीं की बात करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है नाइदर ऑफ द क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड, बोल रहा है कि दोनों में से एक भी क्रिमिनल को क्या नहीं किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया, तो 2 के लिए तो यूज हो जाता है ये। तो बोल रहा है कि दोनों में से एक भी क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं किया गया। इट मीन्स ये सेंटेंस अपने आप में सही लिखा है। यहाँ पे लिखा है 2 कार हैं, नाइदर इज न्यू, और दोनों में से कोई भी कार क्या नहीं है, नई नहीं है, दोनों में से कोई भी कार न्यू नहीं है। समझो आपको, आप ये आप यहाँ पे सेंस निकालोगे। तो ये तो बात हो गई कॉमन सी, लेकिन मान लो वो 2 की जगह 4 बोले, 5 बोले कि 5 में से एक भी कार नई नहीं है, 10 में से एक भी कार नई नहीं है, 50 में से एक भी कार नई नहीं है, न्यू नहीं है, तो क्या करेंगे आप फिर। तो यहाँ पे आप नाइदर नहीं लगा पाएंगे। आप चाहे तो ईच भी लगा सकते हैं, ईच लगाओगे तो मीनिंग ही बदल जाएगा, ईच लगाओगे तो मीनिंग निकलेगा प्रत्येक का, कि प्रत्येक कार क्या है, प्रत्येक 5 में से 5 क्रिमिनल में से, जैसे यहाँ पे 5 क्रिमिनल बोला गया, 5 क्रिमिनल में से प्रत्येक क्रिमिनल क्या है, प्रत्येक क्रिमिनल अरेस्ट किया गया, ये मीनिंग निकलेगा। तो आप ये समझो कि हमें यहाँ पर ये बोलना ही नहीं है कि 5 में से प्रत्येक क्रिमिनल अरेस्ट किया गया, राइट। हमें यहाँ पर बोलना है, अगर नाइदर के अकॉर्डिंग देखें, नाइदर का मतलब क्या होता, 2 में से एक भी नहीं, तो हमें यहाँ पे नहीं का सेंस देना कि नहीं है, राइट। तो हमें यहाँ पे रियल में ये बोल रहा है कि 5 क्रिमिनल में से एक भी क्रिमिनल अरेस्ट नहीं किया गया, ये बोलना है। इस कंडीशन में हमें नन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, यहाँ पर आता है नन, क्योंकि जो नन है वो लगाया जाता है ना, 2 में से, 2 से अधिक में से, क्या जो नन लगाया जाता है वो लगाया जाता है 2 से अधिक में से, 2 से अधिक में से एक भी नहीं। जब 2 से अधिक में से एक भी नहीं का सेंस देना हो तब आप किसका यूज करते हैं, नहीं, तो आप किसका यूज करते हैं, नन का यूज करते हैं। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो नाइदर के सेंस में आती है, बट ये नाइदर 2 के लिए लगता है और ये 2 से अधिक के लिए लगता है, राइट। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो आप यहाँ पर सेंटेंस को सही कैसे करेंगे, आप नाइदर की जगह नन यूज करेंगे, या फिर आप नो वन भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, नन के अलावा नो वन भी आ सकता है, वो भी स्पेस वाला। एक बिना स्पेस वाला जो है वो आपको नहीं लगाना, आपको स्पेस वाला लगा, आपको स्पेस वाला नहीं लगा। ठीक है ना। तो आप किसका यूज करेंगे, नन का यूज करेंगे। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बोल रहा है कि नन का यूज करना है, नो वन का यूज नहीं करना है। आप यहाँ पर नो वन मत लगा देना, नन लगाना, ठीक है ना। नन का यूज करोगे आप, किसका यूज करोगे, नन का। नो वन मत लगा देना, नो वन यूज नहीं होगा, ठीक है ना। नन ऑफ द 5 क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड,
कि 5 क्रिमिनल में से एक भी क्रिमिनल क्या नहीं किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया। ये निकलेगा सेंस, क्या निकलेगा, 5 में से एक भी नहीं है। और यहाँ पर नो वन मत लगा देना, राइट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नाइदर इज नॉट यूज्ड मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। 2 से अधिक के लिए आप नाइदर का यूज नहीं करेंगे, इज नॉट यूज्ड। 2 से अधिक के लिए आप 2 से अधिक वस्तुओं के लिए या लोगों के लिए आप किसका यूज नहीं करेंगे, नाइदर का यूज नहीं करेंगे। उस कंडीशन में आप नन लगाएंगे और लिखा है आगे इज नॉट यूज नो वन, और ये भी नहीं लगाना, आप नो वन मत लगा देना, अदरवाइज सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। जैसे यहाँ पर देखो सेंटेंस क्या लिखा है, नाइदर ऑफ द 5 क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड। बोल रहा है कि 5 क्रिमिनल्स में से एक भी अरेस्ट नहीं किया गया। तो रूल तो ये है कि नाइदर नहीं लगाना, तो यहाँ पे नाइदर नहीं लगाएंगे। क्या लगा सकते हैं, नन लगा सकते हैं। सही क्या होगा, नन ऑफ द 5 क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड, कि 5 क्रिमिनल में से एक भी क्रिमिनल क्या नहीं किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया, ये सेंस देना है, राइट। और ऐसे ही आपको यहाँ नो वन नहीं लगाना। आप एक बात दिमाग में रखना कि यहाँ पे किसका यूज़ नहीं करना, नो वन का यूज़ मत करना, राइट। आपका क्या होगा सही, यहाँ पे नन। तो ये सारे जो थे आपके क्या थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थे, जिनके बारे में हमने समझा। अब इनसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हो मिसलेनियस, है ना। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी ईजी टू डू, इट इज़ वेरी ईजी टू डू, सो आई बिलीव दैट एनी ऑफ द 2 मैन कैन डू इट विदाउट पुटिंग मच एफर्ट। अब वो बोल रहा है एनी ऑफ द 2, अगर वो 2 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कि 2 में से एक की बात करनी है, तो 2 में से एक के लिए हम एनी यूज थोड़ी ना करते हैं, हम किसका यूज करते हैं, आइदर का यूज करते हैं, ठीक है ना। एनी के सेंस में आइदर लगाते हैं, या आइदर के सेंस में एनी लगाते हैं। बट एनी 2 से अधिक के लिए यूज होता है और आइदर 2 के लिए यूज होता है। तो 2 में से एक की बात करनी है। यहाँ पे बोल रहा है ना, 2 व्यक्तियों में से कोई भी ऐसे बिना एफर्ट के कर सकता है, राइट, बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के। इतना आसान है ये करना, इट इज़ वेरी ईजी टू डू, ये करना बहुत आसान है। सो आई बिलीव दैट, सो इसलिए मुझे बिलीव है कि इसे 2 में से कोई भी एक व्यक्ति क्या कर सकता है, इसको कर सकता है बिना कोई एफर्ट लगाए। तो यहाँ पे आइदर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या लगना है, आइदर, यानी कि बी पोर्शन में क्या था, एरर था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला है, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज वॉज एट द स्कूल मीटिंग सो द प्रिंसिपल वॉज वेरी एंग्री विद दैम। अब भाई वो प्रिंसिपल एंग्री क्यों हुआ, ये समझो। अब यहाँ पर आप चाहो भी तो ईच नहीं लगा सकते, आप चाहो भी तो यहाँ पे एनी नहीं लगा सकते, क्योंकि सेंस ही नहीं मिल रहा। प्रिंसिपल एंग्री क्यों हुआ, पहले ये समझो। प्रिंसिपल एंग्री तब हुआ है जब दोनों में से कोई भी नहीं आया। तो जब दोनों में से कोई भी नहीं आया तो 2 बॉयज़ के लिए तो आप नाइदर लगा सकते हो। तो 2 बॉयज़ यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब आप नाइदर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगा, आई थिंक इसमें नो मिस्टेक होगी, राइट। 2 बॉयज़ में से एक भी लड़का स्कूल नहीं आया, स्कूल की मीटिंग में नहीं आया, इसलिए क्या है, इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, बहुत एंग्री हो उन पर। तो ये चीज़ समझना है। तो इसमें आई थिंक नाइदर ही आना है, तो नाइदर ही लिखा था और नाइदर ही आना है, तो इसमें नो एरर है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, नाइदर ऑफ द 3 सिस्टर्स, तुरंत ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाइदर तो नहीं लग सकता, नाइदर तो नहीं लग सकता, तो क्या लगाएं। अगर लगाने की बात करें, फिलहाल में अगर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करनी हो तो क्वेश्चन इतने में भी सॉल्व हो जाएगा। आपको ए में एरर लगाना है, एरर फाइंडिंग कहलाती है ये। एरर ढूंढ दो आप, गलती ढूंढ दो यहाँ पे, ठीक है ना, कि गलती कहाँ पर है, किस पोर्शन में। यहाँ पे 3-4 पोर्शन बनाए गए हैं, राइट। और लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो नो एरर होता है। इसका मतलब होता है कोई मिस्टेक नहीं। नो एरर का मतलब क्या होता है, नो एरर का मतलब होता है नो मिस्टेक। अगर आप पहली बार एरर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, मिस्टेक मतलब एरर होता और नो मिस्टेक का मतलब नो एरर होता, ठीक है ना, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। तो अब लेकिन इस वाले सेंटेंस में तो है मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे नाइदर यूज़ नहीं करना। अब आगे पढ़ो सेंटेंस क्या लिखा, कि अगर इसी के अकॉर्डिंग समझें कि 3 बहनों में से, ठीक है ना, एक ने भी शादी नहीं की, इट इज़ नथिंग सॉर्ट ऑफ अनबियरेबल बर्डन फॉर हिम, मतलब उसके लिए इससे बड़ा बोझ कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर वो बोल रहा है कि बड़ा बोझ कोई नहीं हो सकता, इसका मतलब तीनों में से एक ने भी शादी नहीं की होगी, इसलिए यहाँ पर बोझ बोला गया है कि बोझ है उस पर, किस पर, उस पर बोझ है। कुल मिला के यहाँ पर हमें नहीं का ही सेंस देना है, लेकिन नहीं का सेंस यहाँ पर हम किसके द्वारा देंगे, नन के द्वारा, क्योंकि नन लग जाता है, नन यूज हो जाता है। मान लो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया यहाँ पर, तो आपको नन का यूज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए नन का यूज करना है यहाँ पे। तो आई थिंक ये बात आज समझ पाएंगे कि नन क्यों लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि नन लग जाता है 2 से अधिक में से एक भी नहीं का सेंस देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, आइदर ऑफ द 5 टीम्स मे विन एज सेड द सीईओ ऑफ द IPL इन द मीटिंग लास्ट नाइट। कि क्या बोल रहा है कि आइदर ऑफ द 5 टीम्स मे विन, 5 टीम्स में बोलना, कितने टीम से बोल रहा है, 5 में से अगर एक की बात करनी है,
देखो जीतेगा तो कोई एक ही, आप दिमाग लगाओ कि अगर मैच हो रहा है तो जीतेगा तो लास्ट में कोई एक ही, तो एक की बात करनी है ना, यहाँ पे बात एक की करनी है। लेकिन आइदर नहीं लगा सकते क्योंकि आइदर लगता नहीं है 5 के लिए। आप लगा सकते हैं एनी, क्या लगा सकते हैं, या आप लगा सकते हैं एनी वन, वो भी कौन सा एनी वन, स्पेस वाला, ठीक है, एनी वन लगा सकते हैं आप। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि इसमें किसमें एरर है, ए पोर्शन में एरर है, क्योंकि बात तो करनी है अपन को 5 में से एक टीम की। अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी आ जाएगा या एनी वन आ जाएगा, समझ रहे हो बात को आप। अब ये 2 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन थे जो आपको हो सकता है ईजी लग रहे हो शुरू में, लेकिन ये दिमाग वाले क्वेश्चन हैं कि देखो लेग्स हर आदमी के पास 2 ही होते हैं, राइट। तो सीधी सी बात है कि बोल रहा कि नन ऑफ हिज लेग्स विल बी एम्पुटेटेड, कि उसका कोई भी पैर है ना काटा नहीं गया, काटा नहीं जाएगा, उसका कोई भी पैर काटा नहीं जाएगा। तो 2 पैर ही होते हैं ना, पैर तो 2 होते हैं, तो रियल में वो 2 की बात करा कि 2 में से एक भी पैर उसका काटा नहीं जाएगा, 2 में से एक भी पैर उसका काटा नहीं जाएगा। तो फिर आपको नन की जगह क्या लगाना चाहिए, नाइदर का यूज़ करना चाहिए। तो 2 में से एक के लिए तो नाइदर लगाते हैं, तो ये सेंटेंस क्या था, गलत था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, नाइदर आना चाहिए था। और यहाँ पे देयर आर 2 बुक्स, यहाँ पर 2 किताबें और आप उनमें से एक ले सकते हो, तो 2 में से एक की बात करनी थी अगर, तो आपको क्या लगाना चाहिए था, आइदर लगाना चाहिए था। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या आए होंगे, समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा अगला टाइप है, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन प्रोनाउन जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन उस जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, अब क्या आप इनमें मिस्टेक बता सकते हैं, आप इनमें मिस्टेक बता सकते हैं कि इनमें मिस्टेक्स क्या हैं। देखो फिलहाल मैं अगर आपने ये सॉल्व कर लिए हैं तो इनमें मिस्टेक बता दूं कि मैं यहाँ पर मिस्टेक ये है कि यहाँ पर ऑन के बाद यहाँ पे प्राइड्स के बाद क्या आना था, हर सेल्फ आना था, प्राइड्स के बाद यहाँ पर हर सेल्फ आना था, ये मिस्टेक है इसमें। और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। आई वॉन्ट टू नो वाई यू absented फ्रॉम द क्लास दैट डे while you had a very important lecture to attend। अब आपको मैं अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में absent के बाद माई सेल्फ आना है, क्या आना है। अब आखिर यहाँ पर माई सेल्फ क्यों आना है ये हमें समझना है, मतलब इसमें किस में गलती है, बी पोर्शन में मिस्टेक है, और इसमें किस में मिस्टेक है, ए पोर्शन में। यहाँ पे हर सेल्फ आना है, यहाँ पर क्या आना है, माई सेल्फ आना है। अब क्यों आना है, कैसे आना है, ये हम आगे समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और ये बहुत काम की हैं। भले ये दिखने में छोटी हो लेकिन ये बहुत काम की है। देखो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि आप याद रखो कि जो वर्ब है उसके बाद देखो, पहले तो समझो इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बनने का काम कैसे दिया गया है। ऑब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश में नाउन को दिया गया है या प्रोनाउन को दिया गया है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड एंड प्रोनाउन नाउन की जगह पर आने वाला वर्ड होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। तो ऑब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश लैंग्वेज में केवल नाउन या प्रोनाउन को ही दिया गया है, समझो आपको। तो हमेशा याद रखो कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन किस तरीके की वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जो वर्ब होती है हमारी वो 2 प्रकार की होती है ना, 2 ही चीज़ों का ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, वर्ब का या प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन को तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। 2 प्रकार की वर्ब होती है, आप देखो कैसे कैसे वर्ब होती है। 2 प्रकार की वर्ब होती है, ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है ना। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, हमेशा याद रखो कि इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, बट ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना क्या होता है, कंपलसरी होता है। किसके बाद आना, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो आना क्या होता है, कंपलसरी होता है। ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, राइट। इसको क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया, ठीक है ना, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो याद रखो कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, राइट। तो ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो व्हाट या हुम का रिप्लाई मांगती है। किसका रिप्लाई मांगती है, व्हाट या हुम का क्या मांगती है, रिप्लाई मांगती है। बात समझ रहे हो आप। अगर रिप्लाई ना दिया जाए क्या या किसको का, इसके बाद क्या या किसको का रिप्लाई ना दिया जाए, इसके बाद ट्रांसिटिव वर्ब के बाद, ठीक है ना। और जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है वो क्या या किसको का रिप्लाई नहीं मांगती। रिप्लाई कौन मांगता है, रिप्लाई मांगता है आपकी ट्रांसिटिव वर्ब। कौन मांगता है रिप्लाई, ट्रांसिटिव वर्ब रिप्लाई मांगती है, इंट्रांसिटिव वर्ब रिप्लाई नहीं मांगती है, राइट। बात समझ रहे हो आप।
तो क्या या किसको का जो रिप्लाई मांगे वो ट्रांसिटिव वर्ब, और उसी के बाद रिप्लाई के फॉर्म में कौन आता है, उसी के बाद रिप्लाई के फॉर्म में ऑब्जेक्ट आता है, राइट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम किसे दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, नाउन को या प्रोनाउन को, समझे बात को आप। और इंग्लिश लैंग्वेज में एक और चीज़ का ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है किसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आ जाए या कोई क्या आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, एन फॉर नाउन और पी फॉर प्रोनाउन, तो समझ जाना कि प्रेपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। ये चीज़ें पता नहीं चाहिए। प्रेपोजिशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, इन है, ऑन है, एट है, ठीक है ना, इनटू है, ऑफ है, ठीक है ना, और आपकी आफ्टर है, बिसाइड है, बिटवीन है, बिसाइड है, अमंग है, एटसेट्रा। बहुत सारी प्रेपोजिशन होती हैं, राइट। जब आप प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रेपोजिशन बहुत सारी होती हैं और उन सभी के यूजेस हमें जानने पड़ते हैं। इन सभी क्वेश्चन बनते हैं, इनका इंग्लिश में एक अलग ही चैप्टर है। तो किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन या प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो कितने चीज़ों के ऑब्जेक्ट होते हैं, दो चीज़ों के, एक तो ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक किसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन का। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांसिटिव वर्ब जो अपने बाद ट्रांसफर करती है एक ऑब्जेक्ट, ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट, हमेशा अपने बाद एक नाउन या प्रोनाउन रखती है। ये कहीं ना कहीं रिप्लाई होता है व्हाट या हुम का, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, रिप्लाई होता है ऑफ या हुम का, व्हाट का या हुम का, सॉरी व्हाट का या हुम का जो क्या होता है, ये रिप्लाई होता है, राइट। किसका रिप्लाई होता है, व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है आफ्टर द वर्ब इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। व्हाट या हुम का जो रिप्लाई होता है रियल में वर्ब के बाद वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। व्हाट या हुम का जो रिप्लाई होता है वर्ब के बाद वो रियल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। और किस तरीके की वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद, सकर्मक क्रिया के बाद। आप ये लिख सकते हैं, राइट। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलना, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब यहाँ देखो, इंट्रांसिटिव वर्ब विच डजंट टेक एनी ऑब्जेक्ट। इंट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं रखती, ठीक है ना। अब आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि इन सेंटेंसेस को आप देखो को आप समझ पाओगे कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, राइट। ही किक द बॉल, उसने क्या किक किया, यहाँ पे क्या का रिप्लाई मिल रहा है, ये किसका रिप्लाई है, रिप्लाई ऑफ व्हाट, या किसको किक किया, व्हाट या हुम का ये रिप्लाई है, किसको किक किया, तो व्हाट का रिप्लाई है, क्या किक किया या किसको किक किया, बॉल को किक किया। तो बॉल क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है ट्रांसिटिव वर्ब के बाद, देखो ट्रांसिटिव वर्ब तो ये है क्योंकि ये रिप्लाई मांग रही है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस एकदम करेक्ट लिखा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, राइट। जैसे सी किल्ड हिम, उसने किसको मारा, उसे मारा, ये प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट बनकर यहाँ पर आई है, राइट। क्योंकि किससे मारा, हुम का रिप्लाई है, ये किसका रिप्लाई है, तो फिर ये ट्रांसिटिव वर्ब किसे मारा, ये किसका रिप्लाई है, ये रिप्लाई है यहाँ पर, रिप्लाई ऑफ हुम, किसका रिप्लाई है, रिप्लाई ऑफ हुम, किसको मारा, उसे मारा, तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये मतलब सेंटेंस क्या है, एकदम सही है। देखो ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है ट्रांसिटिव वर्ब के बाद तो सेंटेंस क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। आई एम गोइंग टू लंदन, मैं कहाँ जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो लंदन आ रहा है वो गोइंग के बाद नहीं आ रहा, अगर गोइंग के बाद नहीं आ रहा तो ये कैसी वर्ब होगी, ये वर्ब होगी आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब, ITB। देखो ट्रांसिटिव को शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसिटिव को बोलेंगे TB और इंट्रांसिटिव को बोलोगे ITB। ITB का मतलब क्या होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब, और TB का मतलब क्या होगा, ट्रांसिटिव वर्ब। समझ रहे हो आपको, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो रियल में जो ये टू के बाद लंदन आ रहा है, ये टू का ऑब्जेक्ट माना जाएगा, मतलब इस प्रेपोजिशन का क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर टू क्या है, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाएगा, ना कि ये किसका ऑब्जेक्ट माना जाएगा, गोइंग का। तो गोइंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। आई थिंक ये बात आप समझ पाए होंगे, है ना। अब जैसे यहाँ लिखा है सोनाली स्पीक्स लाउडली, तो लाउडली जो है एडवर्ब है, क्योंकि ये एक्शन की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है, एक्शन का तरीका बता रहा है। तो जो एक्शन का तरीका बताता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो देखो ना, सोनाली बोलती है लाउडली, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। ऑब्जेक्ट बनने का काम किसको दिया गया भैया, ऑब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट बनने का ठेका जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को ही मिला है कि भाई ये लोग ऑब्जेक्ट बनेंगे, राइट। तो एडवर्ब थोड़ी ना बनेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ तो ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है फिर, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो, अब हम जो पढ़ने वाले हैं, ये जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी तक, वो हमने पढ़ी हैं
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जानने के लिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज को जानने के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती? देखो ये चार्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप शुरू से मेरे साथ पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, तो मैंने ये चार्ट आपको बताई थी पहले। तो आप इस चार्ट में समझो कि अब हमें ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के अलावा या पॉजिटिव एडजेक्टिव के अलावा एक और प्रोनाउन को जानना है, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो भी सिंगुलर, जो भी हमारे ये नंबर्स में जो सिंगुलर होते हैं उनमें क्या लगाना, आप सेल्फ लगाकर बनाना, सेल्फ लगाकर। और जो प्लूरल वाले हैं, जो प्लूरल वाले होते हैं जैसे वी हो गया, इनमें क्या बनाना, सेल्फ लगाकर बनाना, सेल्फ लगाकर, राइट। जैसे हम बात करें आई का, आपको याद होना चाहिए आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आर सेल्फ, आर सेल्फ, SELVES करना है आपको, ठीक है ना। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ भी होता है, क्योंकि ये सिंगुलर का भी सेंस दे लेता है, ये प्लूरल का भी सेंस दे लेता है। तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, सेल्फ लगाकर ही बनता है और सेल्फ लगाकर ही बनता है। क्या होते हैं इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, याद करने पड़ेंगे आपको, योर सेल्फ और योर सेल्फ। ऐसी थर्ड पर्सन में देखें तो ही का और सी का और इट का क्या बनेगा, ही का बनता है हिमसेल्फ, ही का क्या बनता है हिमसेल्फ, सी का क्या बनता है हर सेल्फ और इट का क्या बनता है इट सेल्फ। और अगर हम प्लूरल में देखें, ये चार्ट आपको दोबारा बनानी, स्क्रीनशॉट ले लो आप। और अगर प्लूरल में देखो तो प्लूरल में कौन आता है, दे। तो दे जो है, दे का क्या बनता है, दे का बनता है दैम सेल्फ। क्या बनता है, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, दैम सेल्फ। ये प्लूरल है तो इसका सेल्फ लगाकर बनेगा। जो सिंगुलर होंगे उसके सेल्फ लगाकर बनेंगे, जो प्लूरल होंगे उनके सेल्फ लगाकर बनेंगे। और यहाँ समझो आपके ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो नाम दिया गया है, इसका कोई कारण है। रिफ्लेक्सिव का जो मतलब होता है वो होता है परावर्तन, ठीक है ना, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है, रिफ्लेक्शन से मिलकर बना है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन से मिलकर बना है तो इसका मतलब होता है परावर्तन। कोई चीज़ टकरा कर क्या आना, टकरा कर वापस आना, टकरा कर, जैसे प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस आती है तो टकरा कर, है ना, टकरा कर वापस आना। तो अब ये टकरा कर वापस आना का क्या यहाँ पर हिसाब किताब है, ये समझना है, ठीक है ना। तो देखो इसको समझते हैं, नाम से क्लियर है इसके। यहाँ पे समझो आप कि लिखा है ही किल्ड मोनिका, उसने मोनिका को मार डाला। तो चलो ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया है और किसको मारा, रिप्लाई मिल रहा है, रिप्लाई ऑफ हुम है। ये क्या है, रिप्लाई ऑफ हुम। तो ये हुम का रिप्लाई है, किसको का रिप्लाई, किसको मारा, मोनिका को मारा। लेकिन अगर मैं बोल दूँ उसने मारा, बस इतना बोल दूँ उसने मारा, किसको मारा ये ना बताऊँ, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब बच्चों, क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब को अपनी बात क्या रखना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट रखना ही पड़ता है, अदरवाइज सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आई थिंक ये बात आप मेरी समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब ये सही कैसे होगा, अब यहाँ पर सही तब होगा जब आप यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करोगे, जो ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगी। किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट बनने का यहाँ पे काम करेगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो इसी वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे तो बताया कि उसने मोनिका को मार डाला, लेकिन यहाँ पर उसने नहीं बताया। इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर उसने अपने आप में आत्महत्या कर ली है, मतलब उसने अपने आप को मार डाला। कहने का मतलब अब ये सही हो सकता है। तो याद रखो कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी होता है, अदरवाइज सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगानी है। कौन सी प्रोनाउन लगानी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगानी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आती है जब ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो आपको क्या करना है कि जो ये वर्ब है, इसी वर्ब का क्या दिखना है, सब्जेक्ट दिखना है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ही, और इसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना देना है, तब जाके सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ही की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, अभी मैंने आपको बताई थी ना कि ही की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, हिम सेल्फ होती है। आप समझ पाइए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ट्रांसिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आए तो फिर आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। आगे बात समझ में, तो ही किल्ड हिमसेल्फ होगा। क्या होगा, ही किल्ड हिमसेल्फ। देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखो, दे लव माई फैमिली। भाई वो मेरी फैमिली को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। दे लव माई फैमिली, तो माई फैमिली यहाँ पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। किसको प्यार करते हैं, रिप्लाई ऑफ हुम। ये क्या है, हुम का रिप्लाई है। किसको प्यार करते हैं, है ना, किसको प्यार करते हैं, वे मेरे परिवार को प्यार करते हैं। तो माई फैमिली यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, ठीक है ना, क्या बन के आ रहा है, ऑब्जेक्ट बन के। लेकिन यहाँ बोला गया बे प्यार करते हैं। अब बे प्यार करते हैं ये बताएगी नहीं है किसको प्यार करते हैं, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत।
अब ये सही तब होगा जब आप ऐसा करोगे, दे लव देम सेल्फ, दे लव देम सेल्फ। क्यों आएगा कि अगर आपने ये नहीं बताया कि किसको प्यार करते हैं, तो यहाँ पर कौन आ सकता है कि वे अपने आप को प्यार करते हैं। किसको प्यार करते हैं? वे अपने आप को। इसका मतलब क्या निकलेगा? अपने आप को, अपने आप को। बात समझ में आई कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कर सकता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन याद रखना कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगी कैसे? इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वही रिफ्लेक्ट होकर आएगा, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वही रिफ्लेक्ट होकर आएगा। देखो लव वर्ब का सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? दे, तो दे का ही यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट बन के आएगा देम सेल्फ। और अगर नहीं आया बच्चों देम सेल्फ भी, या कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आई, तो बच्चों सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हो बात को आप? फिर वो चाहे छोटा सा सेंटेंस हो चाहे बड़ा सा सेंटेंस हो। तो ये चीज़ें थी। तो इंग्लिश में बहुत सारी ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, जिसमें से हमें मेन कुछ ट्रांसिटिव वर्ब हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाती हैं और लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता। कौन कौन सी हैं? देखो यहाँ पर लिखा है, पढ़ो आप क्या लिखा है। An object is always used after all these verbs if object is not present। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, in this case reflexive pronoun is used। और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं आई है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेंटेंस में बन जाएगा एरर। अक्सर इनसे एरर्स ही बनते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है ना? क्वेश्चंस के फॉर्म में यहाँ पे एरर आते हैं। तो कुछ यहाँ पर वर्ब हैं जो सब देख रहे हो आप यहाँ पर, ये सब कौन सी वर्ब हैं? ट्रांसिटिव वर्ब हैं। कौन सी वर्ब हैं? ट्रांसिटिव वर्ब है। और इनको अपने बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए। इनके बाद अगर कोई नाउन या कोई प्रोनाउन ना आए, यानी कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ना आए, तो फिर कौन सी प्रोनाउन की एंट्री होती है? तो फिर एंट्री होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। कौन सी प्रोनाउन की एंट्री होती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, राइट। हम रट्टा थोड़ी ना मारेंगे, इतनी सारी वर्ब हैं। हम सिर्फ वो वर्ब पढ़ रहे हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है ना? वही क्वेश्चन उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगी तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। या फिर कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो भी सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं आया बच्चों, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इन दोनों में से अगर कुछ भी नहीं आया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ना तो नाउन या प्रोनाउन आई, ना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है तो आप इन्हीं वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, इन्हीं वर्ब का क्या होगा? जो सब्जेक्ट होगा वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन के आएगा। समझ में आई बात? तो बच्चों इनका जो मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना? तो इनका जो मीनिंग है आप यहाँ पर ये समझो कि इन्जॉय का मीनिंग क्या होता है? इन्जॉय का मीनिंग होता है मज़े करना। क्या होता है? इन्जॉय या अम्यूज़, दोनों का मतलब क्या होता है? मज़े करना, ठीक है ना? एक्यूट का मतलब क्या होता है? बरी करना, ठीक है ना? बरी होना या बरी करना भी कहते हो, एक्यूट, बरी करना, ठीक है ना? ये सब मेन वर्ब है। ये सब क्या है? ये सब आपकी मेन वर्ब हैं जो आप जिनके फॉर्म बनते हैं। मेन वर्ब हैं जिनके 5 फॉर्म बनते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, राइट। अवेल का मतलब क्या है? लाभ लेना, है ना? लाभ लेना। अब्सेंट का मतलब क्या है? अब्सेंट का मतलब उपस्थित होना, या प्रेजेंट का मतलब अनुपस्थित होना। आपको पता होगा कि अब्सेंट और प्रेजेंट का क्या मीनिंग होता है? पता ही होगा। अब्सेंट मतलब उपस्थित होना, प्रेजेंट मतलब अनुपस्थित, प्रेजेंट मतलब अनुपस्थित होना, अब्सेंट का मतलब अनुपस्थित होना, राइट। ये 2 बार प्रेजेंट आया है, एक ही बार प्रेजेंट है यहाँ पे। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? परिचय कराना या परिचय देना। इंट्रोड्यूस करना, परिचय देना, है ना? या परिचय कराना। एडेप्ट का मतलब क्या है? अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना। एडेप्ट का मीनिंग क्या है? अनुकूल बनाना, राइट। और प्राइड का मतलब क्या है? प्राइड का मतलब है गर्व करना, ठीक है ना? गर्व होना या करना कह सकते हो, राइट, ठीक है ना? गर्व करना। तो ये इनके मीनिंग है। और ये सारी आपको मैं बता चुका हूँ कि ये सारी ट्रांसिटिव वर्ब है। और इनके बाद क्या चाहिए होता है? इनके बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। नहीं आया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है ना? तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ही एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट। तो यहाँ पर तो देखो ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? सही है, क्योंकि एंजॉयड यहाँ पर उन्हीं वर्ब में से एक वर्ब है। देखो ना आप, एंजॉयड यहाँ पर उन्हीं वर्ब में से एक वर्ब है, राइट, जो भी आपको ऊपर बताई ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है ना? तो एंजॉयड यहाँ पर एक ट्रांसिटिव वर्ब है। और इसके बाद क्या आया है? पार्टी आया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आया है। ऑब्जेक्ट आया, इसका मतलब ये सही है, राइट। क्या एंजॉय किसने रिप्लाई दिया ना? क्या का रिप्लाई है? किसका रिप्लाई है? रिप्लाई ऑफ व्हाट? किसका रिप्लाई है? क्या का। अब ये सेंटेंस देखो, भले ही आपको पढ़ने में सही लग रहा हो, लेकिन ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इसमें एंजॉयड एक ट्रांसिटिव वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया। आया ऑब्जेक्ट,
लेकिन ये तो पार्टी अब किसका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ तो पार्टी अब किसका ऑब्जेक्ट हो गया, इनका ऑब्जेक्ट हो गया। इन तो एक क्या है, इन तो एक प्रेपोजिशन है ना बच्चों, तो ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। उसने पार्टी में एंजॉय किया, बोल रहा उसने एंजॉय किया इन द पार्टी लास्ट नाइट, पार्टी में एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया ये तो पता ही नहीं गया ना। तो अब इस कंडीशन में ये तभी सही बनेगा जब हम एंजॉयड के बाद इसी वर्ब का जो सब्जेक्ट है यानी कि ही है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या करें, यूज करें। तो यहाँ पे ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा बच्चों, हिमसेल्फ होगा। अगर यहाँ पे हिमसेल्फ आ जाए तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, अदरवाइज ये सेंटेंस क्या होगा बच्चों, गलत होगा। शायद आप मेरी बात समझ पाएंगे कि हिमसेल्फ कैसे लगाना है, ही का ही हिमसेल्फ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कि उसने खुद में एंजॉय किया, स्वयं को एंजॉय किया, अपने वो मस्त रहा, क्यों अपने में मस्ती नहीं सकता क्या। तो यहाँ पर सही क्या होगा आपका, हिमसेल्फ होगा सही, ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी लास्ट नाइट। पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को करोगे, फिर इसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। सी इंट्रोड्यूस द प्रोजेक्ट, अब देखो इंट्रोड्यूस यहाँ पे क्या है, उसने परिचय किसका दिया, प्रोजेक्ट का परिचय दिया, प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, प्रस्तुत किया, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या है, देखो आर्टिकल लगाया, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही लगता है, किसके लिए लगता है, ए एन द का यूज़ जब भी किया जाए इंग्लिश लैंग्वेज में, ए एन द का यूज़, तो वो समझ लो कि बाद में नाउन आया ही आया है, राइट, नाउन के लिए ही होता है, समझ रहे हो आप बात को, किसके लिए होता है, नाउन के लिए। तो यहाँ पर उसने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, मतलब इस ट्रांसिटिव वर्ब को इसका क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। बट यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो डीएम है वो तो क्या है, डीएम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बट किसका ऑब्जेक्ट है, उसने डीएम को इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, यहाँ ये बताया नहीं गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, टू क्या है यहाँ पर, टू यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है, तो जो ऑब्जेक्ट आ भी रहा है यहाँ पर डीएम, वो किसका ऑब्जेक्ट माना जाएगा, प्रेपोजिशन का। तो यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस के पहले कौन दिया है, सी दिया है, सी को ही रिफ्लेक्ट करके लाना पड़ेगा, और तो बनाना पड़ेगा हर सेल्फ, क्या बनाना पड़ेगा कि मतलब उसने डीएम के सामने अपने आप को क्या किया, स्वयं को इंट्रोड्यूस किया, किसको इंट्रोड्यूस किया, स्वयं को, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर आ जाएगी इंट्रोड्यूस के बाद, तब जाकर ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो सही क्या होगा यहाँ पर, सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू द डीएम, किसको इंट्रोड्यूस किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उसने स्वयं को इंट्रोड्यूस किया डीएम के सामने, राइट, या डीएम को। अब यहाँ पर देखो कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, है ना, साइज बढ़ रहा है उन क्वेश्चंस का। द मिनिस्टर एक्यूटेड वेरी इजली फ्रॉम द कोर्ट लास्ट मंथ, मिनिस्टर ने अपने आप को बरी करवा लिया बहुत ही आसानी से लास्ट मंथ। अब समझो ना आप यहाँ पे कि एक्यूटेड, यहाँ पे एक्यूट क्या है, एक्यूट का मतलब बरी होना होता है, तो अपने आप को बरी करा दिया उसने बहुत आसानी से, अपने आप को बरी कराया ऐसा बोलना चाहिए, अभी तो बोल रहा है उसने बरी करा दिया, लेकिन ये तो बताया नहीं किसको बरी करा दिया। तो यहाँ पर आप मिनिस्टर क्या है यहाँ पर, अब मिनिस्टर देखो फीमेल भी हो सकता, मेल भी हो सकता, फीमेल भी हो सकता और क्या हो सकता, मेल भी हो सकता, समझ रहे हो आप बात को। यहाँ पर अब हम मिनिस्टर को तो मिनिस्टर यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्योंकि मिनिस्टर एक नाउन है, अगर नाउन को ही हमने रिपीट कर दिया तो फिर तो हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। प्रोनाउन चैप्टर बना ही क्यों है, प्रोनाउन चैप्टर बनाया नाउन को दोबारा आने से रोकने के लिए, सेंटेंस के अंदर रिपीट ना हो नाउन। अब हम प्रोनाउन को यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे, तभी जाके क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हमें एक्यूट के बाद चाहिए तो है ही ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तो वेरी क्या है, वेरी तो यहाँ पे एडवर्ब है, राइट। ईजिली यहाँ पे क्या है, वेरी ईजिली, तो ईजिली भी हमारा एडवर्ब ही है, क्योंकि ये देखो एक्यूट क्या है, एक्यूट के बारे में बता रहा है, ईजिली जो एक्शन के बारे में बताया, एक्शन का तरीका, वो बेसिकली एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, यानी कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। और जो एडवर्ब की विशेषता बता दे वो एडवर्ब भी हो सकता है, मतलब एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, राइट। और फ्रॉम के बाद जो कोट आ रहा वो तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फ्रॉम क्या है, एक प्रेपोजिशन है, फ्रॉम क्या है यहाँ पर, एक प्रेपोजिशन है। और लास्ट मंथ आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम, लास्ट मंथ, ठीक है ना, एक टाइम है। अब यहाँ पर समझो कि एक्यूट के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ये मिनिस्टर, ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है। तो जब आप ऐसी कंडीशन में फंसे कि अपन अब इसको क्या करें, हिमसेल्फ लिखें, देखो प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे हिमसेल्फ लिखेंगे या हर सेल्फ लिखेंगे, तो आपको मेल के साथ चलना है, और यहाँ पर मेल के साथ चलकर आपको क्या करना है, हिमसेल्फ लिखना है। जब भी ऐसी कंडीशन बने तो आपको मेल जेंडर को मान के चलना है कि मेल जेंडर आएगा, क्योंकि हमारी इंग्लिश में हमेशा मेल जेंडर को ही इंपॉर्टेंस दी गई है, सब सारे मतलब है ना मेल के हिसाब से चलती है, जैसे पंखा चलता है पंखी नहीं चलती, है ना, कुत्ता भौंकता है कुतिया नहीं भौंकती, इस तरीके से समझो आप। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, अब एज अ प्रोनाउन हिमसेल्फ लगा दोगे आप। जब भी आपको यहाँ पर कोई नाउन मिले और कन्फ्यूजन हो कि मेल है कि फीमेल है,
तो आप मेल मानकर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हिमसेल्फ कर देना, ठीक है ना। समझ गए बात को आप, ये चीज़ दिमाग में रखनी, तो यहाँ पे हिमसेल्फ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, दे अवेल्ड ऑफ द डिस्काउंट, मतलब उन्होंने लाभ लिया डिस्काउंट का लाभ लिया कि डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट का लाभ लिया, किस चीज़ के डिस्काउंट का लाभ लिया, मतलब उन्होंने किसको लाभ दिया। तो यहाँ पर अवेल एक ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट आया नहीं है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा, देम सेल्व्स, आप समझ रहे हो, देम सेल्व्स आ जाएगा यहाँ पे, तब जाके क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, इस ट्रांसिटिव वर्ब का, तब जाके ये सेंटेंस क्या होगा बच्चों, सही होगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब जैसे एक और सेंटेंस लिखा है, ही अब्सेंटेड फ्रॉम द कॉलेज लास्ट नाइट, मतलब उसने कॉलेज से अब्सेंट किया, लेकिन किसे अब्सेंट किया, उसने स्वयं को अब्सेंट किया, ये बोलना चाहिए था उसको। तो अब्सेंटेड एक ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही का ही क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ आ जाएगा। आई थिंक ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है, राइट। तो यानी कि ये सारे सेंटेंसेस गलत थे, जो भी अपन करते आ रहे हैं, ये सही तब होंगे जब इनमें ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट होता तो सही होता, अदरवाइज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखेंगे। क्या रखेंगे, ही की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, हिमसेल्फ होती है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो और समझो कि यहाँ पर प्राइड के बाद जो क्या है एरर था, वो बना क्यों था एरर, क्योंकि प्राइड एक ट्रांसिटिव वर्ब है बच्चों, और प्राइड्स के बाद हमें यहाँ पे सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखना चाहिए था, हर सेल्फ, ठीक है ना, क्या रखना चाहिए था, हर सेल्फ, तब जाकर ये सेंटेंस क्या होता, सही होता, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत है। वो स्वयं की ब्यूटी पर ऐसा बोलना चाहिए, वो स्वयं की सुंदरता पर, ठीक है ना, वो स्वयं में ही अपनी सुंदरता पर क्या करती है, वो स्वयं ही अपनी सुंदरता पर क्या करती है ना, वह स्वयं ही अपनी सुंदरता पर गर्व करती है। दैट आई नेवर अप्रिशिएट दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड, मतलब इस तरीके के एटीट्यूड को उसको मैं क्या नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। देखो यहाँ पे हर्ष आया है, यहाँ पर ये कौन सी प्रोनाउन है पता है आपको, ये आपकी पजेसिव प्रोनाउन है। आपको मैंने इसके बारे में बताया था कि ये तब आती है जब अपन को किसी नाउन को आने से रोकना हो, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव की जगह पे आती है। रियल में हर बेटी को बोला गया है हर्ष, हर बेटी को क्या बोला गया, हर्ष। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, सेकंड पार्ट में बताया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, हर सेल्फ आएगा बच्चों। ऐसे ये क्वेश्चन देखो, आई वॉन्ट टू नो वाई यू अब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। अब यहाँ पर भी देखो, अब्सेंट यहाँ पर एक ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आई इसका सब्जेक्ट है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, आई। तो आई का ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माई सेल्फ, तब जाकर ये सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस सही होगा। अदरवाइज ये सेंटेंस क्या है, गलत है। इसमें बी पोर्शन में क्या माना जाएगा बच्चों, एरर माना जाएगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो चलो देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है बच्चों। इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से ही पता चलता है कि ये अनिश्चित सर्वनाम है, राइट। अब देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन को अपन समझते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आपकी जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होती हैं ये होती हैं, क्या होती हैं, समवन, एनीवन, एवरीवन और नो वन। आप इनको समबडी, एनीबडी, एवरीबडी या नोबडी भी कह सकते हैं, राइट। चीज़ वही है, समवन का मतलब भी वही है जो समबडी का मतलब है, नो वन का मतलब भी वही है जो नोबडी का मतलब है, एनीवन का मतलब भी वही है जो एनीबडी का मतलब है, और एवरीवन का भी वही मतलब है जो एवरीबडी का मतलब है, राइट। और इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे ये तो पता चलता नहीं है कि ये आप किसकी बात कर रहे हो। इनसे ये तो पता चलता नहीं है कि आप किसकी बात कर रहे हो, ये कोई नाउन तो है नहीं, किसी का नाम तो है नहीं है। आपने बोला समबडी हैज स्टोलन माई पर्स, से क्या मतलब है, कि कोई मेरा पर्स चोरी करके ले गया, बट कौन ले गया पता तो है ही नहीं ना। इसलिए इनको क्या कहते हैं, अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम समझ में आया। अनिश्चित सर्वनाम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनसे ये पता नहीं चलता कि आखिर जो भी काम किया है या अगर ये आए हैं तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये पता ही नहीं चलता। बस ये पता चलता कि ये किसी पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको दिमाग में रखना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो कि इनको, अब इनका कोई पर्सन तो डिसाइड है नहीं इंग्लिश में, इसलिए इन्हों थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है। किसकी कैटेगरी में रखा गया है, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है। और इनसे ये जरूर क्लियर होता कि ये ह्यूमन बीइंग के लिए यूज हो रहे हैं या लिविंग बीइंग के लिए यूज हो रहे हैं, किसी ह्यूमन के लिए, किसी इंसान के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। और इनकी कोई कैटेगरी है नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए इनको थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है। और इनका कोई नंबर भी नहीं है, तो इनको माना गया है क्या, इनको माना गया है सिंगुलर नंबर। और अगर इनको सिंगुलर नंबर माना गया है तो हमेशा इनके साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर लगती है।
फिर वो चाहे हेल्पिंग वर्ब लगे या क्या लगे, मेन वर्ब लगे, राइट। आई थिंक ये बात आप समझ पाए होंगे कि इनको किसकी कैटेगरी में रखा गया है, इनको रखा गया है थर्ड पर्सन की कैटेगरी में, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर माने गए इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होते हैं या लिविंग बीइंग के लिए यूज होते हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आखिर हमें क्वेश्चंस में सॉल्व क्या करना है, ठीक है ना। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ, इसलिए हमें संबंध के साथ आर यूज नहीं करना है, संबंध के साथ क्या लगाना है, इज लगाना है, क्योंकि ये सब क्या है, क्योंकि ये सब सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, ये सिंगुलर लगाएंगे। जो इज एम आर में इज होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है ना। और आई के साथ क्या लगता है, एम, तो एम का तो सीधा सीधा है वो आई के साथ लगना है, राइट। लेकिन इज लगता है ही सी इट नेम के साथ, और आर के साथ, जो आर है वो प्लूरल वर्ब है, वो लगती है वी द यू के साथ, राइट। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे क्या आना है, इज आना है। जैसे एवरीवन वांट लिखा है यहाँ पे, अब वांट यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, सॉरी प्लूरल होता है। मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, प्लूरल। हमें से सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो सिंगुलर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, वांट्स आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्योंकि एवरीवन यहाँ पर क्या है, एवरीवन यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन है, जिसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। समझ रहे हो आपको। तो ये सेंटेंस क्या था आपका, गलत था। ऊपर वाला सेंटेंस भी गलत ही था, उसको सही कैसे कर सकते थे, जब अपन इज लगाते। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे वांट्स आएगा। अब ये चीज़ समझो यहाँ पर कि जैसे यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हैं, इनको समझो कि मैं आपको आखिर समझाना क्या चाहता हूँ और इससे क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, राइट। जैसे यहाँ लिखा है वी शुड लव आवर कंट्री, तो वी के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, आर आ रहा है कि हमें हमारे देश से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है। दे शुड लव देयर कंट्री, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ रहा है, देयर आ रहा है कि हम उन्हें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, हर किसी को अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। तो ऐसे ही एवरी वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा बच्चों, समझ रहे हो आप। यहाँ पे एवरी वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, आखिर हमें ये डिसाइड करना है। जैसे यहाँ पे वी के अकॉर्डिंग क्या आ गया, वी के अकॉर्डिंग वी का पजेसिव एडजेक्टिव आ गया आर। दे के अकॉर्डिंग दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या आ गया, देयर। तो एवरी वन के अकॉर्डिंग एवरी वन का पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर क्या होगा। आप देखो ही का तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हेज होता है, सी का हर होता है, दे का देयर होता है, यू का योर होता है, वी का आर होता है ना। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ये सब क्लियर किया है, आप उसको देख सकते हैं, राइट। उसको देखेंगे तभी ये समझ में आएगा कि देखो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। कोई भी प्रोनाउन पढ़ाई जा रही है तो वो पीछे वाली प्रोनाउन से लिंक है बच्चों। तो पहले आपको वो वाली प्रोनाउन क्लियर होनी चाहिए, तब जाके ये वाली प्रोनाउन आपको क्लियर हो पाएंगी, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं बता दूं यहाँ पर हे जाएगा, क्या आएगा, ये ही की कैटेगरी का पजेसिव एडजेक्टिव लेगा। देखो ही की कैटेगरी का क्यों लिया इसने, इसका कारण समझेंगे। ही की कैटेगरी के जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता, हिज होता, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता, पजेसिव प्रोनाउन भी आपका हिज होता, ठीक है ना। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता, हिम सेल्फ होता। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी मैं आपको थर्ड पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। अब इसने ही की कैटेगरी का हिज क्यों लिया, क्योंकि इसके पास खुद की तो कोई कैटेगरी है नहीं, इसकी खुद की तो कोई कैटेगरी है नहीं कि इसका एवरीवन का मैं ऑब्जेक्टिव केस लूँ। तो ये ही की कैटेगरी का लेता है, ही की कैटेगरी का केस लेता है। अगर इसे आगे जाकर किसी भी केस की ज़रूरत होती है तो ये ही की कैटेगरी का केस लेता है, राइट। कौन लेता है, एवरीवन है या नो वन है या समवन है या एनीवन है, ये सारी जो आप देख रहे हो जो लिविंग बीइंग के लिए यूज होती हैं, ये सारी प्रोनाउन ही की कैटेगरी का केस लेती है। क्यों लेती है ही की कैटेगरी का केस, आप यहाँ पर ये समझो। तो यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर देखो आप कि अगर हम ही की बात करें तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। सी की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर, पजेसिव आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या होता है, हर सेल्फ। इट की बात करूँ तो इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इट्स सेल्फ। इसका पजेसिव प्रोनाउन बनता नहीं है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर, और पजेसिव प्रोनाउन इसका देयर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देम सेल्फ। समझ रहे हो आप। यहाँ पर दे क्या है, सब्जेक्ट है, देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, देयर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और देयर्स होता है इसका पजेसिव प्रोनाउन बच्चों, और जिसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, देम सेल्फ। अब हमें आखिरकार ही की कैटेगरी क्यों लेनी पड़ी यहाँ पर, यहाँ पे ही की कैटेगरी लेगा। ये क्यों लेगा पहले आप समझो, मैं आपको समझाता हूँ। वो इसलिए लेगा ही की कैटेगरी क्योंकि देखो इनकी कोई खुद की कैटेगरी तो डिसाइड है नहीं, इनको मान लिया गया है थर्ड पर्सन मान लिया गया है। क्या मान लिया गया इन्हें थर्ड पर्सन में रखा गया है। अब ये सेकेंड पर्सन वाला या थर्ड पर्सन वाला तो लेंगे नहीं,
ये लेंगे जो भी आगे जाके प्रोनाउन, इनको जिस भी प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ेगी वो थर्ड पर्सन वाला लेंगे। थर्ड पर्सन में आता कौन कौन है बच्चों? थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। अब हम एक एक करके देखेंगे कि आखिरकार इसने ही की कैटेगरी वाला ही क्यों लिया। वो इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि देखो जो ही की कैटेगरी है वो लगती है सिंगुलर के लिए। ये जो तीनों हैं, ये तीनों ये सिंगुलर के लिए लगते हैं। किसके लिए लगते हैं? या आप इसको यहाँ से समझो, मैं यहाँ से समझा रहा हूँ आपको। देखो आपको पता होना चाहिए थर्ड पर्सन में ये सब आते हैं। थर्ड पर्सन में कौन आते हैं बच्चों? थर्ड पर्सन में ये सब आते हैं, ठीक है ना। ये सारे किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में, ठीक है ना। इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? इनको रखा गया है थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है। आप देखोगे पर्सनल प्रोनाउन में, जो मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया है पर्सनल प्रोनाउन, तो उसमें इनको किस में रखा गया है? थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है बच्चों, समझे बात को। अब आखिरकार इसने ही की कैटेगरी क्यों ली? इसने ये वाली कैटेगरी क्यों नहीं ली, ये वाली कैटेगरी क्यों नहीं ली, या नीचे वाली कैटेगरी क्यों नहीं ली? देखो ये लगता है फीमेल जेंडर के लिए। किसके लिए लगता है? ये फीमेल के लिए लगता है। इट लगता है नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए? इट जो लगता है वो किसके लिए लगता है? नॉन लिविंग के लिए। आपको खुद पता होना चाहिए इट किसके लिए लगता है? नॉन लिविंग के लिए। और दैम लगता तो है ये लिविंग बीइंग के लिए, लेकिन ये प्लूरल है। क्या है? लिविंग बीइंग के लिए लगता है ये, बट ये क्या है? ये प्लूरल है। अभी एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर सिर्फ ही है जो सिंगुलर है, और दिमाग से समझना, ही यहाँ पर सिंगुलर है और साथ में ये लिविंग बीइंग के लिए लग जाता है। इतनी बात आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इसी से हमारा आंसर हमें मिलने वाला, राइट। कि वहाँ पर हिच क्यों आना था। देखो बच्चों यहाँ पर ऐसा है कि इनका कोई खुद का जेंडर डिसाइड तो है नहीं। समबडी से या नोबडी से या एवरीबडी से ये तो पता चलता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है, ये तो पता चलता नहीं है। इसलिए जब भी कभी इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी प्रोनाउन से ये पता ना चले कि वो मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहा है, तो उसे मेल मान लिया जाता है, ठीक है ना। हमारी इंग्लिश पुरुष प्रधान इंग्लिश मानी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर मेल माना जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए फीमेल वाला तो आएगा नहीं, यहाँ पर सी की कैटेगरी तो आएगी नहीं। समझ रहे हो आप बात को दिमाग से? क्यों नहीं आएगा सी की कैटेगरी? क्योंकि इनकी खुद की कोई कैटेगरी डिसाइड है नहीं कि ये किस जेंडर के हैं, तो इन्हें मेल जेंडर की कैटेगरी में रखा गया है। अब दे की कैटेगरी क्यों नहीं आएगी या इट की कैटेगरी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये नॉन लिविंग तो है नहीं, ये लिविंग के लिए यूज होने वाले हैं। तो नॉन लिविंग वाले के साथ ये कैसे फ्रेंडशिप करेंगे, ठीक है ना। तो नॉन लिविंग वाले इनकी कैटेगरी का होगा नहीं, तो इसलिए क्या नहीं आएगा? नॉन लिविंग वाला इट की कैटेगरी का ये लेंगे नहीं। और ये ले सकते हैं सिर्फ थर्ड पर्सन की कैटेगरी के। क्यों? क्योंकि ये खुद किस में माने गए हैं? जितने भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं वो किस में माने गए हैं? थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है इनको, ठीक है ना। और ये सिंगुलर है इसलिए ये दे की कैटेगरी में नहीं लेंगे। बात समझ रहे हो? दे जो है वो कौन सी थर्ड पर्सन में भले ही आता है, बट वो प्लूरल माना गया है, तो इसलिए ये दे की कैटेगरी में नहीं लेंगे क्योंकि इन्हें तो सिंगुलर माना गया है। तो फिर बचा क्या हमारे पास? बचा सिर्फ हमारे पास बच्चों ही की कैटेगरी बची, क्योंकि ये सिंगुलर भी होती है और ये लिविंग बीइंग के लिए यूज भी होती है और ये थर्ड पर्सन में भी आती है, राइट। और ये भी सिंगुलर होते हैं, ये भी क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। कौन? जो हमारे ये समवन, नो वन, एवरीवन या समबडी, नोबडी, एनीबडी है, ये सब क्या है? अगर इनका आप पर्सन देखो तो इन्हें कौन से पर्सन में रखा गया बच्चों? इनको रखा गया है थर्ड पर्सन में। और ये किसके लिए यूज होते हैं? लिविंग बीइंग के लिए। और इन्हें क्या माना गया है? सिंगुलर। तो अब ये सारी चीज़ें किसके पास हैं? सिर्फ ही के पास ही हैं कि ही लिविंग के लिए यूज होता है, ही सिंगुलर होता है, ही क्या होता है? सिंगुलर होता है। ही ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है, ही क्या है? थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इनकी खुद की तो कोई कैटेगरी है नहीं बच्चों। तो ये किसकी कैटेगरी का लेंगे? ही की कैटेगरी का लेंगे। और मैंने आपको बता दिया इनका कोई जेंडर डिसाइड तो होता नहीं है। समबडी या नोबडी या एनीबडी से ये तो पता चल नहीं रहा है कि आप किसकी बात कर रहे हो, मेल जेंडर की कर रहे हो या फीमेल जेंडर की कर रहे हो। इसलिए इन्हें मेल जेंडर मान के ही की कैटेगरी का ले लिया जाता है। और इंग्लिश में ऐसा ही चलता है। इंग्लिश में जब भी मेल या फीमेल का कन्फ्यूजन हो तो आप मेल के साइड ही चलें, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश हमेशा से पुरुष प्रधान इंग्लिश मानी गई है कि इंग्लिश में हमेशा पुरुषों को महत्व दिया गया है ना। मेल जेंडर को महत्व दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो जब देखो, ये मैं तुम्हें इंग्लिश के हिसाब से बता रहा हूँ कि इंग्लिश में क्या चलता है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो ही की कैटेगरी का ही आएगा, सी की कैटेगरी का नहीं आएगा, राइट। इसीलिए यहाँ पर एवरीवन के अकॉर्डिंग आप देखो कि एवरीवन मतलब हर किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? हे जाएगा, क्योंकि चाहिए तो हमें कौन सा प्रोनाउन है?
चाहिए तो हमें कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव वाला प्रोनाउन चाहिए, मतलब जो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, तो ये वाला चाहिए, ठीक है ना। तो हेज आएगा यहाँ पर, समझ में आ रही बात आपको क्यों आएगा हेज। तो आपको इनके अकॉर्डिंग कभी भी कोई केस की ज़रूरत पड़े तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे हेज आया, समझ रहे हो बात को। अब अपन समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो, एनीवन कैन विन द प्राइज, हर कोई प्राइज जीत सकता है, हर कोई प्राइज मतलब कोई भी प्राइज जीत सकता है। एनीवन कैन विन द प्राइज का मतलब है कि कोई भी प्राइज को जीत सकता है अगर, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अगर वह ट्राई करे, वे ट्राई करे थोड़ी ना बोलना, वह ट्राई करे, तो मतलब हमें एनीवन के अकॉर्डिंग चाहिए बच्चों यहाँ पे। तो क्या आएगा हमें यहाँ पर, देखो यहाँ पे वर्ब दी है और समझो कि अगर ही आएगा तो आप ही के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ट्राइज आएगा। समझ में आ रही बात आपको, ट्राई नहीं आएगा, ट्राई वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ट्राई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और साथ में ये ही की कैटेगरी का प्रोनाउन लेगा अगर इसे आगे जाके जरूरत है, किसे, एनीवन को, दे की कैटेगरी का नहीं ले सकता। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बच्चों, ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि कोई भी प्राइज जीत सकता है अगर वो क्या करे, प्रयास करे उसके लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पे क्या आएगा आपका यहाँ पे ही ट्राइज आएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है बच्चों यहाँ पर, देखो क्या क्वेश्चन है, इफ़ एनीबडी हेल्प मी, अगर कोई भी मेरी मदद करेगा, क्या बोल रहा है, अगर कोई भी मेरी मदद करेगा, आई शैल बी थैंकफुल टू दैम, तो मैं उसके लिए आभारी रहूँगा। अब आप ये समझो कि उसके लिए, ना कि उनके लिए, दैम की ज़रूरत नहीं है, हमें ही की कैटेगरी के लेना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। इसको अपना ही यहाँ पर क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, आपको पता होना चाहिए ही की कैटेगरी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही की कैटेगरी का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इसके अकॉर्डिंग ही चाहिए कि अगर कोई भी मेरी मदद करेगा तो मैं उसका आभारी रहूँगा। उसका मतलब किसका, कोई भी का आभारी रहूँगा, जो भी मेरी मदद करेगा, कोई भी मेरी मदद करेगा, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हिम आना है। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पर दिया है, एवरीवन शुड लव, ये मैं करा चुका हूँ आपको, एवरीवन शुड लव देमसेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि लव एक ट्रांसिटिव वर्ब है, फिर ट्रांसिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है बच्चों तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आती है, लेकिन यहाँ पे देमसेल्फ नहीं आएगी, क्योंकि क्या बोल रहे हैं हमें कि हर किसी को अपने आप से प्यार करना चाहिए। अपने आप से मतलब अब इसके लिए कौन सा केस चाहिए पड़ेगा हमें, अगर इसके लिए हमें चाहिए ही है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे हिमसेल्फ, यानी कि ही की कैटेगरी की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो यहाँ पर ये मिस्टेक थी बच्चों, समझ में आई बात। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बच्चों कि अगर आप मेरी वीडियो ये रैंडमली खोल कर देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जो प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ वो पीछे वाली प्रोनाउन से जुड़ी हुई हैं, सब पीछे का नॉलेज होगा आपको जो पढ़ाया गया है प्रीवियस वीडियोज़ में, जो पढ़ाया गया है प्रोनाउन चैप्टर, मतलब आप जब तक आप वो क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी ये समझ में आने वाला है नहीं है, राइट। तो आई थिंक आप समझ पाओगे। अब हमारी जो इसी इंडेफिनिट प्रोनाउन में अगली टाइप नेक्स्ट प्रोनाउंस हैं वो क्या है, वो ये हैं, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। देखो आपको ये समझना है कि ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन ये किसके लिए लगती हैं, इनको भी इंग्लिश लैंग्वेज में थर्ड, देखो इनकी कोई कैटेगरी तो है नहीं कि ये कौन से पर्सन में आएंगी, तो इनको मान लिया गया है, इनको माना गया है कि इनको थर्ड पर्सन में रखना है अपन को। और साथ में आप इतना तो समझ ही गए होगे कि ये सब नॉन लिविंग के लिए यूज होती हैं, और ये सब क्या है, ये सब भी सिंगुलर हैं, इनको भी सिंगुलर माना गया है, इसलिए इनके साथ जो वर्ब लगेगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब लगे बच्चों, या बच्चों हेल्पिंग वर्ब लगे या मेन वर्ब लगे, क्या लगेगी बच्चों, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगे या मेन वर्ब लगे बच्चों, क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, समझे बात को आप। और ये अगर इनको आगे जाकर किसी केस की ज़रूरत पड़ेगी तो ये सिर्फ इट की कैटेगरी का लेंगे। आप खुद समझदार हो कि इट की कैटेगरी ही सिर्फ नॉन लिविंग के लिए यूज होती है, इसलिए सिर्फ थर्ड पर्सन में कौन आता, थर्ड पर्सन में बच्चों आप देखो यहाँ पर आपको पीछे बताया गया था, थर्ड पर्सन में कौन आता बच्चों, थर्ड पर्सन में ये सब आते हैं आपके, ही की कैटेगरी, सी की कैटेगरी, इट की कैटेगरी और दे की कैटेगरी, राइट, या दे वाले, ही वाले, सी वाले और इट वाले। आपको पता होना चाहिए कि ही की कैटेगरी या सी की कैटेगरी लगती है लिविंग बीइंग के लिए, दे की कैटेगरी भी किसके लिए लगती है, लिविंग बीइंग के लिए। तो बचा क्या हमारे पास, नॉन लिविंग के लिए सिर्फ इट की कैटेगरी लगती है, इसलिए ये नॉन लिविंग है बच्चों। क्या है बच्चों, ये नॉन लिविंग है बच्चों, तो इसलिए ये सिर्फ इट की कैटेगरी का लेंगे अगर इनको ज़रूरत पड़ेगी किसी केस की आगे। आई थिंक ये बात आप मेरी समझ पाओगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूँगी। ये इट की कैटेगरी का इसलिए लेंगे अगर इन्हें आगे जाके कोई, देखो इनके खुद के तो कोई पर्सन होते नहीं है, तो ये इट की कैटेगरी का इसलिए लेंगे क्योंकि ये नॉन लिविंग के लिए यूज होने वाले प्रोनाउन हैं, राइट। तो ये इनका रीज़न है। अब अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, नथिंग आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी इस वर्ल्ड में इम्पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पे नथिंग लिखा है, तो नथिंग क्या होता है, पहले तो आप ये समझो कि ये सब सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब क्या आएगी बच्चों, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, एज आने वाला है।
आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर आप समझो कि समथिंग आर मिसिंग फ्रॉम माई रूम लिखा, ठीक है ना, कुछ मेरे रूम से क्या है मिसिंग है। तो यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि देखो समथिंग दिया है तो क्या लगने वाला है, इज लगने वाला है ना कि आर लगने वाला है, क्योंकि ये जो समथिंग है या एनीथिंग है ये सब क्या होते हैं, ये सब इंग्लिश में क्या माने गए हैं बच्चों, सिंगुलर माने गए हैं, सिंगुलर प्रोनाउन माना गया है। समझ रहे हो बात को आप। ऐसे ये क्वेश्चन देखो आप बच्चों के, यहाँ पर क्या लिखा है, एवरीथिंग इज ओन हिज ब्यूटी, एवरीथिंग हैज़ हिज ओन ब्यूटी। अब देखो बच्चों यहाँ पर बोला है कि हर चीज़ की अपनी एक सुंदरता होती है, मतलब एवरीथिंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक प्रोनाउन चाहिए, तो हम एक ही कैटेगरी का नहीं ले सकते, एक ही कैटेगरी का प्रोनाउन हिज होता है ना, मतलब जो पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए हमें, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे किसकी कैटेगरी का चाहिए, ही की कैटेगरी का नहीं चाहिए, इट की कैटेगरी का चाहिए। तो इट की कैटेगरी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, इट्स होता है, ठीक है ना। इट्स इसका क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है बच्चों, ITS, ठीक है ना। तो इसलिए इट्स आएगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना था कि वर्ब आनी है सिंगुलर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा है, एवरीवन थिंग्स शुड बी केप्ट इन देयर ऑर्डर। हर चीज़ को अपने सही क्रम में होना चाहिए बच्चों, तो हर चीज़ को अपने सही क्रम में होना चाहिए, अपने सही क्रम में होना चाहिए, तो अपने मतलब देयर थोड़ी ना आएगा, इसके लिए जो लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, यहाँ पे चाहिए हमें क्या है, ऑर्डर एक नाउन है, और नाउन अगर आइए तो पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए उसके पहले बच्चों। ये मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया, आप समझ सकते हो, राइट। आपको सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा इसके लिए। तो एवरीथिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव इट्स आएगा, क्योंकि इनका खुद का तो है नहीं, तो ये इट की कैटेगरी का लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे देयर की जगह बच्चों इट्स आएगा, आप समझे, इट्स आने वाला है यहाँ पे, इट की कैटेगरी का लेंगे, तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा आपका बच्चों, गलत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों से मिलकर बनते हैं क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन बड़े बड़े भी आएंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के। इसके बाद हम देखेंगे वन की कैटेगरी बच्चों। एक और हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वन, लेकिन इसमें खास बात बच्चों ये है कि इसके खुद के केस होते हैं, ठीक है ना। ये जो वन है इसका, आप देखो बच्चों यहाँ पर, जो यहाँ पर आपका वन होता है इसके खुद के केस होते हैं। पहले तो आप ये समझो यहाँ पर कि वन जो है वो दो काम करता है इंग्लिश में, प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। जब प्रोनाउन का काम करता है तो इसका मतलब होता है कोई एक, है ना। जब ये प्रोनाउन का काम करता है बच्चों तो इसका मतलब होता है कोई एक, लेकिन जब ये एडजेक्टिव का काम करता है बच्चों तो इसका मतलब होता है एक। जैसे आपने बोला वन पेन, क्या बोला आपने, बोला वन पेन, ठीक है ना, आपने बोला वन पेन, तो यहाँ पर पेन क्या है, नाउन, और नाउन के पहले बच्चों क्या आता है, एडजेक्टिव। तो इसलिए यहाँ पर ये एक का सेंस देगा, किसका सेंस देगा, कि एक पेन है, क्योंकि एडजेक्टिव में ये एक का सेंस देता है। जैसे मैंने बोला वन बॉय, तो वन बॉय का मतलब क्या होगा बच्चों, बॉय यहाँ पर एक नाउन है, और नाउन के पहले क्या आएगा, नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ठीक है ना। तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, या ऐसा समझो कि एडजेक्टिव आएगा। यहाँ पे नाउन की विशेषता बता रहे हैं कि जो बॉय है वो क्या है, एक है। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है बच्चों वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर वो एक का सेंस देगा, लेकिन ऐसा प्रोनाउन जब यूज होगा तो उसका मतलब होगा कोई एक। और इस कंडीशन में ये कौन सी प्रोनाउन माना जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन माना जाएगा, क्योंकि कोई एक से मतलब पता नहीं है किसकी बात करो, बट कोई एक है, कोई तो है एक, राइट। इसलिए आपको ये दिमाग में रखना है। अब आप देखो कि वन की कैटेगरी में जब अगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एज अ प्रोनाउन वन को पढ़ रहे हैं, तो वन का मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, वन का यहाँ मतलब निकलेगा बच्चों कोई एक। क्या निकलेगा बच्चों, कोई एक। अब आप समझो कि जो वन है वो अपने आप में कौन सा केस है बच्चों, सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। वन यहाँ पर बच्चों कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। और वन ही इसका क्या होता है, वन ही इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों, राइट। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस होता है। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, वन सेल्फ होता है। इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है बच्चों, क्या नहीं होता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता है, राइट। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। इसका सब्जेक्टिव केस होता है जो वन होता है, ऑब्जेक्टिव केस वन होता है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं यहाँ पर। और इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है बच्चों वो वंस होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका वन सेल्फ होता है बच्चों, ठीक है ना। तो आप समझो यहाँ पर वी शुड लव आवर कंट्री लिखा है, तो वी शुड लव आवर कंट्री में आप यहाँ पर देखो वी शुड लव आवर कंट्री, और वन शुड लव आवर कंट्री, और वन शुड लव आवर कंट्री। तो एक चीज़ समझो यहाँ पर बच्चों, आपके यहाँ पे लिखा है वी शुड लव आवर कंट्री, तो वी शुड लव आवर कंट्री में आपको समझो कि हमें हमारे देश से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है वन शुड लव हिज कंट्री, है ना। हर कोई को अपने देश से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो आपको मैंने बताया ना कि वन को अगर अपना केस चाहिए अपनी कैटेगरी का, तो इसकी खुद की कैटेगरी है बच्चों, वन 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 सेल्फ। तो अगर इसको ज़रूरत पड़ेगी भी आगे जाकर
तो ये अपनी खुद की कैटेगरी का लगाएगा ना, तो वंस लग जाएगा इसका। क्या लग जाएगा बच्चों? वंस। आप समझ रहे हो? ये ही की कैटेगरी का क्यों लेगा? ही की कैटेगरी का ये बिल्कुल भी नहीं लेगा। और ना ये आप समझो कि अगर वन को चाहिए है अपना पजेसिव एडजेक्टिव तो ये वंस लगाएगा। क्या लगाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव वंस। इसलिए यहाँ पे क्या आने वाला बच्चों? वंस आने वाला। समझ रहे हो बात को? बहुत आसान है ये वाला। अब आप समझो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना? क्या क्वेश्चन दिया हुआ? इफ वन वर्क हार्ड ही इज श्योर टू सक्सीड इन लाइफ। बच्चों आप यहाँ पर एक चीज़ समझो कि बोल रहा है कि अगर कोई भी एक मेहनत करता है तो वह क्या होगा? श्योर है कि वो सक्सेस होगा अपनी लाइफ में। तो वह मतलब ये किसके लिए लगा है? यहाँ पर वन के लिए लगा है। तो आप समझो कि यहाँ पे ही की कैटेगरी थोड़ी ना आएगी, यहाँ पर वन की खुद की कैटेगरी है। वन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वन ही होता है। अब देखो वर्ब है तो हमें क्या चाहिए? वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होता है बच्चों, तो यहाँ पे वन ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों सॉल्व होगा। समझ में आ रही बात आपको? अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे क्या आने वाला? वन आने वाला। अगला देखो क्या लिखा है? वन शुड लव हिमसेल्फ। तो अब देखो यहाँ पर लव एक ट्रांसिटिव वर्ब है बच्चों। भी पीछे इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने कि हर किसी को खुद से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। तो स्वयं से अगर प्रेम करना चाहिए हर किसी को, तो यहाँ पे हिमसेल्फ थोड़ी ना आएगा। वन के अकॉर्डिंग वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? वन सेल्फ होता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आने वाला? वन सेल्फ आने वाला। आई थिंक आप ये मेरी बातें समझ पाए होंगे कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, ठीक है ना भाई? हिम सेल्फ किसको चाहिए होगा? एवरीबडी, एवरीवन वगैरह को चाहिए होगा, राइट? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, देखो क्या लिखा है? एवरीवन शुड लव। अब ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब समझते हो बच्चों आप क्या है? अब हमने जितना भी पढ़ा है बच्चों उन सभी से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस वाली प्रोनाउन में जितना भी कुछ पढ़ा है उन सभी से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना? तो आपको ये समझना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एवरीवन शुड लव देयर कंट्रीमैन विदाउट टेकिंग द कलर, क्रीड एंड डोगमा इनटू देयर कंसीडरेशन। और फिर लिखा है नो एरर। तो इस क्वेश्चन को आपने आई थिंक सॉल्व किया होगा, या आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्या मिस्टेक है बच्चों इसमें? एवरीवन शुड लव देयर कंट्रीमैन। तो क्या है कि हर किसी को अपने कंट्रीमैन से, अपने देश के वासी से प्यार करना चाहिए, अपने स्वयं के। तो एवरीवन के अकॉर्डिंग ही क्या करना है? हमें यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव लगाए हैं, तो एवरीवन के अकॉर्डिंग लगाएंगे बच्चों। तो मैंने आपको बताया था ना कि ही की कैटेगरी का लगाएंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पर आएगा हिज। इसलिए बच्चों किस में एरर माना जाएगा? बी पोर्शन में माना जाएगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है? देखो आप, नाउ इट हैज़ फाइनली ड्रॉन्ड अप हर दैट वन शुड नेवर कंप्रोमाइज विथ हिज डिग्निटी, इंटीग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? नाउ इट हैज़ फाइनली, है ना, डाउन अपॉन हर दैट वन शुड। अब देखो यहाँ से, देखो आप यहाँ से वन आया है यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वन। अब वन शुड नेवर कंप्रोमाइज विथ हिज डिग्निटी। हर कोई भी एक व्यक्ति है उसको अपनी डिग्निटी से क्या नहीं करना चाहिए? कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो अपनी मतलब स्वयं की डिग्निटी से। तो अगर वन के अकॉर्डिंग ही चाहिए हमें तो वंस आएगा ना यहाँ पे। वंस क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है बच्चों। तो वंस डिग्निटी आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? यहाँ पे ही की कैटेगरी का नहीं, यहाँ पे वन की कैटेगरी का आएगा। तो किस में एरर माना जाएगा बच्चों? इसमें एरर माना जाएगा आपका डी पोर्शन में। समझ में आ रही है आपको बात? क्यों माना जाएगा डी पोर्शन में एरर? ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या आने वाला बच्चों? वंस आने वाला। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एवरीथिंग वॉज इन देयर प्रॉपर प्लेस। अब यहाँ देखो कि एवरीथिंग के अकॉर्डिंग बोला गया कि हर चीज़ को अपने प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए, अपने। तो एवरीथिंग के लिए यहाँ पे लगाना है ना पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव एवरीथिंग के लिए क्या लगेगा बच्चों? इट्स लगेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर किस में माना जाएगा बच्चों? एरर बी पोर्शन में माना जाएगा, ठीक है ना? बाकी बोला क्या गया है? हर चीज़ अपने प्रॉपर प्लेस में थी, क्या नहीं थी? सेड वन, एक गेस्ट ने कहा, है ना? सेड वन ऑफ द गेस्ट, मतलब जो मेहमान आए थे उसमें से एक ने कहा, हु केम टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, जो उन्हें क्या करने के लिए आए थे? धन्यवाद देने के लिए आए थे, उन्होंने ऐसा कहा, राइट? तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे क्या आएगा? इट्स आएगा। तो अब बच्चों जो हमारी नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप को हम, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आपके लिए जल्दी ही लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इसकी जो बची हुई इंपॉर्टेंट प्रोनाउन हो उनको कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।